हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर के आज के सेशन में हम 23 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का आपके सामने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और यहां पर एक ट्रीटी को अपनाया गया, एक एग्रीमेंट को अपनाया गया जिसका नाम है पेंडेमिक एग्रीमेंट। आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए उद्देश्य क्या है इसको समझिए। कोविड जैसी अगर इन फ्यूचर कोई महामारी आती है, क्योंकि देखिए कोविड में क्योंकि पूरा वर्ल्ड यूनाइट नहीं था काफी सारे मामलों में, तो कोविड को कंट्रोल करने में काफी समय लगा, काफी सारी लोगों की मृत्यु हुई है। तो इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा पैंडेमिक आता है वर्ल्ड के सामने, फिर कोई पैंडेमिक आता है, तो उस केस में पूरा वर्ल्ड एक साथ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसी पॉलिसीज फॉलो करेगा, इन सभी को इस पैंडेमिक ट्रीटी में बताया गया है। यह दुनिया की पहली पैंडेमिक ट्रीटी है जिसको अपनाया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78वें सत्र में पेंडेमिक एग्रीमेंट या ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया है। डब्ल्यूएचओ के आर्टिकल 19 के तहत इसे बनाया गया था। कुछ यहां पर रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ चीजों को इंडिकेट किया गया है कि क्या क्या अगर कोई पेंडेमिक आता है तो किस तरीके से वर्ल्ड के देश रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। अभी केवल कुछ कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया है। 60 देश इसे जब अपना लेंगे पूरी तरीके से, तब इसे लागू किया जाएगा दुनिया में। अब देखिए क्या लक्ष्य पेंडेमिक ट्रीटी के, तो एग्रीमेंट के तहत 5 गोल सेट किए गए हैं, 5 लक्ष्य इनिशियली बनाए गए हैं। जैसे देशों को बराबर वैक्सीन और ट्रीटमेंट का एक्सेस मिले। कोई भी देश अगर कोई वैक्सीन बना लेता है ना, पेंडेमिक के कोई भी बीमारी आई है और अगर उसकी वैक्सीन बना लेता है, तो पेंडेमिक के समय देशों के बीच में नॉलेज और टेक्नोलॉजी को भी बांटा जाएगा। एक गरीब देशों के लिए एक अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ता है वो गरीब देशों को, पिछड़े देशों को ही भुगतना पड़ता है। देशों के बीच में पेंडेमिक से रिलेटेड डेटा और सैंपल को साझा किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, और इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है, पेंडेमिक बढ़ता है, तो इस केस में एक फंड बनाया जाएगा सदस्य देशों के द्वारा मिलकर, जिससे पूरे वर्ल्ड में उस फंड का यूज करके देशों को और लोगों को बचाया जा सके। तो ये कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। कोई भी देश अगर वैक्सीन बना लेता है, क्या क्या किया जाएगा? अगर कोई भी देश वैक्सीन बना लेता है, तो पहली चीज तो वो ये करेगा कि 20% वैक्सीन को रिजर्व करके रखेगा। क्या करेगा? 20% का 10% दिया जाएगा डब्ल्यूएचओ को, ताकि वो गरीब देशों में अभियान चला सके वैक्सीनेशन का, और 10% गरीब देश को कम दामों में दिया जाएगा। 10% तो डब्ल्यूएचओ को दे दिया गया, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उसका यूज करे, और 10% स्पेशली गरीब देशों के लिए अलग रखा जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को बनाया जाएगा, जिससे पेंडेमिक के समय से इस्तेमाल किया जा सके, इसे सही तरीके से रन किया जा सके। पेंडेमिक के समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सुविधा की जाएगी, सभी देश आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर पाएंगे, और वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन लोकल लेवल पर भी किया जा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक पेंडेमिक ट्रीटी है जिसको हाल ही में अपनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में। तो इसे आप याद रखिएगा, वर्ल्ड की पहली ऐसी ट्रीटी जो कि स्पेशली पेंडेमिक के लिए की गई है। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वर्चुअल माध्यम से 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशनों का इनॉग्रेशन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो रेलवे स्टेशन है उनको हाईटेक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा उनको उन्नत बनाने के लिए एक स्कीम लाई थी गवर्नमेंट, अमृत भारत स्टेशन योजना, और इसे देश में लॉन्च किया गया था 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके तहत अभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वर्चुअली 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है। ये जो स्टेशन बनाए जाते हैं काफी हाईटेक होते हैं, सुविधाएं काफी अच्छी होती है, साफ सफाई काफी ज्यादा होती है, और आपको इनको देख के ऐसा लगेगा जैसे एयरपोर्ट पे आ गए हों।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन देखें, जो पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, तो ये सब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही डेवलप किए गए हैं। स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बनाए गए हैं। इस स्कीम की शुरुआत 2021 में की गई थी। गुजरात के गांधीनगर और रानी कमलापति स्टेशन जो कि भोपाल में है, इनको सबसे पहली बार हाईटेक किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत यह योजना चलाई जाती है। भारत के रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाना अमृत भारत रेलवे स्टेशन या अमृत भारत स्टेशन की स्टेशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। तो शुरुआत कब की गई? 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्कीम के तहत जो रेलवे स्टेशन है उनको मॉडिफाई किया जाता है, साफ सुथरे रेलवे स्टेशन डेवलप किए जाते हैं। स्टेशन में जो जल निकासी की व्यवस्था है वो अच्छी की जाती है, पीने का पानी साफ अवेलेबल होता है, और अदर काफी सारे है ना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया जाता है। किसी भी स्टेशन पर वहां पर जो भी लोकल फूड फेमस होता है उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये स्कीम का मुख्य उद्देश्य अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2021 में लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। उद्देश्य क्या है? तो समुद्री क्षेत्र का संरक्षण करना, ओशियन के कंजर्वेशन के लिए काम करना, ब्लू इकोनॉमी को बिना समुद्री क्षेत्रों को हार्म किए कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2025 में ये जो आयोजन है ये किया जाएगा फ्रांस के नीस शहर में, फ्रांस में। अभी आयोजित तो हुआ नहीं है, ये इन फ्यूचर आयोजित किया जाएगा 9 से लेकर 13 जून तक नेक्स्ट मंथ, फ्रांस के नीस शहर में। तीसरा, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। देखिए इस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? वैसे तो आपको कैजुअली ये पता चल गया होगा कि ओशियन के कंजर्वेशन के लिए, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के मध्य में यहां पर चर्चा की जाती होगी, लेकिन इस पर पर्टिकुलर मुद्दों को डिसाइड करने के लिए इंडिया में फ्रांस और कोस्टा रिका के साथ मिलकर नई दिल्ली में सेकेंड ब्लू टॉक्स का कुछ समय पहले आयोजन किया गया था। ये जो ब्लू टॉक्स है ना, इस मुद्दे पर आयोजित किया जाता है कि जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तो उनको डिसाइड करने के लिए ब्लू टॉक्स का आयोजन किया जाता है। तो नई दिल्ली में यह कुछ समय पहले आयोजित हुआ था फ्रांस और कोस्टा रिका के साथ में। सेकेंड ब्लू टॉक्स, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा फ्रांस और कोस्टा रिका के जो एम्बेसडर हैं, है ना, उनकी मदद से, एम्बेसीज की मदद से यह आयोजित किया गया ताकि जून में होने वाली थर्ड यूनियन नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस के विषयों को डिसाइड किया जा सके। तो ब्लू टॉक आपको समझ में आ गया, वैश्विक संवाद है, इसीलिए आयोजित किया जाता है ताकि कॉन्फ्रेंस की थीम को डिसाइड किया जा सके कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अब यहां पर थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 9 से लेकर 15 जून तक आयोजित की जाएगी फ्रांस के नीस शहर में। आयोजन करवाएगा यूनाइटेड नेशन, फ्रांस और कोस्टा रिका की गवर्नमेंट। यूनाइटेड नेशन के साथ फ्रांस और कोस्टा रिका इसमें शामिल रहेंगे सहसंयोजक के रूप में। सबसे पहली बार अगर हम देखें कि आयोजन कहां हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का सबसे पहली बार आयोजन किया गया था 2017 में अमेरिका में। इसके बाद सेकेंड कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 2022 में पुर्तगाल में, और अब तीसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 14th नंबर गोल है उसको हासिल करना। अब देखिए यूनाइटेड नेशन के जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे 17-18 गोल हैं, तो इसमें से जो 14 नंबर का गोल है ना, वो ओशियन क्षेत्र को संरक्षित करने, ब्लू इकोनॉमी को सही तरीके से बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करने से संबंधित है, इसी पे फोकस करता है। तो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि SDGs संख्या 14 मतलब जो 14th गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके।
तो आयोजित करवाई जाती है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 में फ्रांस में आयोजित की जाएगी नेक्स्ट मंथ, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर समर सेल शुरू हो गई है, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपके लिए सारे कोर्सेस वहां पर अप टू 90% तक ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समर सेल का आप फायदा उठाइए, चेकआउट जरूर कीजिएगा। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको काफी सारे फ्री कोर्सेस भी हैं, तो चेकआउट कीजिए, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? तो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया है किसने? यूएसए ने। काफी सुर्खियों में, आपको पता है यूएसए ने बोला है कि हम गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाएंगे। हाल ही में इन्होंने इसके डिजाइन को फाइनलाइज किया है और फाइनल डिजाइन को अनाउंस किया है यूएसए ने। देखिए एक इजराइल के पास भी एक ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इजराइल में जो है उसका नाम है आयरन डोम। तो इसी से प्रेरणा लेकर गोल्डन डोम का निर्माण कर रहा है यूएसए। आपको पता है लास्ट ईयर जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने आयरन डोम को अपॉइंट किया था अपनी रक्षा में, इसका यूज किया था। तो काफी इफेक्टिव है आयरन डोम, है ना, जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो अब अमेरिका ने घोषणा की है कि इससे भी ज्यादा इफेक्टिव हम गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाएंगे। तो अभी डिजाइन को इन्होंने अनाउंस किया है। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और जो स्थलीय टेक्नोलॉजी है दोनों का यूज किया जाएगा। मतलब अंतरिक्ष में लेजर स्थापित किए जाएंगे, अंतरिक्ष से ही जो भी ड्रोन या कोई मिसाइल डिटेक्ट करेगा तो वो लेजर से ही उनको खत्म कर देगा। इसके अलावा जो स्थल पर टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जैसे हमारा S-400 है, तो वो स्थल से सरफेस टू एयर किसी भी ड्रोन को या मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रख पाएगी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम के नाम से बना रहा है कौन? यूएसए। अमेरिका के लिए एक शील्ड की तरह काम करेगा। किसी भी बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका में आने से ये रोक सकता है। अगर कोई अटैक कर देता है तो ये अमेरिका की बाउंड्री पर ही इन सभी को खत्म कर देगा। तो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन डेवलप कर रहा है? अमेरिका इसे डेवलप कर रहा है। 2029 तक इसे पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और जो सेना है यूएसए की उसमें शामिल करने का लक्ष्य है। न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य किया गया है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सर्विस में, जैसे क्या होता है सिविल जज की एग्जाम होती है, काफी सारी ऐसी जजेस के लिए जो एग्जाम होती है ना, वहां पर क्या होता है जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो एग्जाम देता है, पास हो गया, सिविल जज बन गया, अब वो सिविल जज के रूप में काम करता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अब ऐसी जो जुडिशियल सर्विस है उसमें अगर किसी को आना है तो न्यूनतम 3 साल तक उसको अभ्यास अनिवार्य होगा। किसका? वकील के रूप में उसने कम से कम 3 साल काम किया हो, और उसके बाद जब वो सिविल जज या ऐसा कुछ जुडिशियल सर्विस में आ जाता है तो फिर 1 साल की उसको बोल सकते हैं कि हम प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 1 साल का ये प्रशिक्षण अलग है और 3 साल की वकालत उससे करवाई जाएगी। तो मिनिमम अगर किसी ने 3 साल अभ्यास किया है लॉयर के रूप में, एडवोकेट के रूप में, तो ही उसे फिर जुडिशियल सर्विस में जगह दी जाएगी और 1 साल उसको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 3 सालों की वकालत उसके लिए कंपलसरी करी है जुडिशियल सर्विस में। वैसे पहले ये नियम 2002 तक तो था, लेकिन फिर जस्टिस शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसको उस वक्त हटा लिया गया था। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम जो जुडिशरी फेस कर रही है ना, वो ये है कि एग्जाम देके जज तो बन जाते हैं लेकिन शुरुआत में उनको काफी हर्डल फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बुक पढ़कर जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है ना, तो जजेस के साथ भी काफी दिक्कत आती है, किसी के साथ भी। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है केवल बुक पढ़कर या फिर इनको एग्जाम निकालकर आप डायरेक्ट जब फ्रेशर के रूप में आते हैं ना, तो आप सही डिसीजन भी नहीं कर पाते,
और जुडिशरी को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो न्यूनतम 3 साल की वकालत अब कंपलसरी कर दी गई है इन सभी पदों के लिए जुडिशियल सर्विस में। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लॉ क्लर्क के एक्सपीरियंस को भी 3 वर्ष के एक्सपीरियंस में कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लॉ क्लर्क के रूप में काम कर रहा है तो वो भी 3 साल अगर काम कर लेता है तो ये रिक्वायरमेंट पूरी मानी जाएगी। ओके, अब जो 3 वर्ष का अभ्यास उसने किया है ना वकालत का, उसका सर्टिफिकेट उसको सीनियर एडवोकेट से लेना पड़ेगा। ऐसा एडवोकेट जिसने 10 साल से ज्यादा जिसको एक्सपीरियंस हो वकालत का, तो ऐसे सीनियर एडवोकेट से वो ले सकता है वकालत की एक्सपीरियंस 3 साल का। पोस्टिंग से पहले 1 साल की उसको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो नियम समझ में आ गया क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है केवल जो बुक के नॉलेज है उसके आधार पर, बुक्स के नॉलेज के आधार पर और बिना ट्रेनिंग के कोर्ट सिस्टम को समझ पाना किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है और इससे जुडिशरी में, न्यायपालिका में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में एडवोकेट उदयादित्य बनर्जी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी का अर्थ क्या है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवोकेट है ना, उदयादित्य बनर्जी, इनको नियुक्त किया है एमिकस क्यूरी के पद पर। अब ये जो एमिकस क्यूरी का पद होता है ना, ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, मतलब न्यायालय का सहायक मित्र। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पद का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया। लेकिन ये जो एमिकस क्यूरी है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोर्ट का मित्र। अब इसको अपॉइंट कब किया जाता है? किसी भी मुद्दे पर, है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी मुद्दे पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवानी है, तो ऐसी कंडीशन में जो जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होता है अपना टाइम ना बर्बाद करके किसी भी सीनियर लॉयर या फिर जो स्पेशलिस्ट है, एडवोकेट है, उनको इस मामले में अपॉइंट कर सकता है ताकि वो किसी भी मुद्दे पर जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपॉइंट किया है निष्पक्ष सलाह सुप्रीम कोर्ट को दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ जो मोनोपोली का और अनफेयर प्रैक्टिसेस का जो मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी जांच के लिए, उस पर राय के लिए, सलाह के लिए उदयादित्य बनर्जी जो कि एडवोकेट है, उन्हें एमिकस क्यूरी के रूप में अपॉइंट किया है। संविधान में पद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अपने पावर का यूज करके ऐसा कोई पद गठित कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का मित्र का पद है और ये सुप्रीम कोर्ट को सलाह देगा निष्पक्ष रूप से, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी मामले पर उस पद को गठित किया है ना, एमिकस क्यूरी को जिस भी मामले पर बनाए हैं, जिस भी व्यक्ति को, वो निष्पक्ष सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट को उस पर्टिकुलर मामले पर। अब जो एडवोकेट उदयादित्य बनर्जी है उनको फ्लिपकार्ट के मामले पे राय देने के लिए बनाया गया है, तो ये फ्लिपकार्ट के मुद्दे पर राय देंगे। आर्टिकल 142 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी देश में कानून डिफाइन नहीं है किसी भी रूप का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये एडिशनल पावर है ताकि पूर्ण न्याय को निश्चित किया जा सके, फुल जस्टिस दिया जा सके। तो ये पूर्ण न्याय की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की है फ्लिपकार्ट के मामले में। अब देखिए, फ्लिपकार्ट का जो मामला है ना, वो 2018 का हुआ क्या था कि ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट फाइल की थी कि भैया फ्लिपकार्ट जो है ना अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रहा है ऑनलाइन मार्केट में, मैनिपुलेट करना, कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना, तो दूसरे जो वेंडर है ऑनलाइन उनको काफी नुकसान हो रहा था। तो ये जो फेयर कंपटीशन होता है ना उसके खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने कंप्लेंट, फ्लिपकार्ट की इन्होंने कंप्लेंट की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो फ्लिपकार्ट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब फ्लिपकार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने, जब फ्लिपकार्ट ने चुनौती दी इसको सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि कोर्ट जो है मार्केट में छोटे बिजनेसमैन के लिए भी चिंतित है, इसीलिए आपके ऊपर जांच की जाएगी और आपने कहीं अपने अधिकारों का मिसयूज तो नहीं किया है, इस पर हम जांच करेंगे। इसीलिए अभी जो पद बनाया है एमिकस क्यूरी का, वो फ्लिपकार्ट के इस मुद्दे की जांच के लिए ही बनाया गया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें कि स्टेचुरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसे 2003 में गठित किया गया था।
भारत में फेयर कंपटीशन को बनाए रखना, कंपटीशन को रेगुलेट करना, पॉलिसीज बनाना, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रवनीत कौर इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत है। यहां पर नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये एक प्रकार का ट्रिब्यूनल है जिसे कंपटीशन एक्ट 2013 के तहत बनाया गया था। ये क्या करता है, ये कंपनी जो बैंकरप्सी है या कंपटीशन है उससे जुड़े हुए मामलों में अपील सुनता है और फिर डिसीजन देता है। मतलब इन दोनों के काम जो आप देखोगे ना लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। आगे आ जाए हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूईएफए यूरोप लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है यूईएफए यूरोपा लीग। यूरोप के जो क्लब्स हैं फुटबॉल के उनके मध्य में आयोजित की जाती है। 2024-25 का खिताब जीता है टोटनहैम हॉटस्पर नाम के फुटबॉल क्लब ने। टोटनहैम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनल में हराकर यूईएफए यूरोपा लीग टूर्नामेंट 2024-25 अपने नाम किया। अच्छा, सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा यूरोप का? ला लीगा। उसकी हमने बात कुछ सेशंस पहले की थी। तो टोटनहम हॉटस्पर की बात करें 2025-26 में अब ये यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जो जीतता है वो क्वालिफाई करता है आगे यूईएफए चैंपियंस लीग के टूर्नामेंट के लिए। अभी इसको छोड़ दो, अभी तो केवल ये याद रखो कि यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता टोटनहम हॉटस्पर ने और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन्होंने लास्ट में हराया है फाइनल में। तो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। अच्छा, वो ला लीगा एक और फुटबॉल क्लब है जो सबसे बड़ा है ना, वो यूईएफए चैंपियंस लीग है। ला लीगा में थोड़ा सा अंतर आता है क्योंकि इसमें यूरोप के बाहर के भी फुटबॉल क्लब आ जाते हैं, तो ये यहां पर सबसे बड़ा है। टीम जो अभी आयोजित किया गया उसमें 81 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इसे जो भी जीत जाता है यूईएफए यूरोपा लीग को, वो आगे जाके क्वालिफाई करता है यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। हाल ही में चर्चा में रहा सीपीईसी, या इसे कहा जाता है शॉर्ट में सीपैक, क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा सीपैक की अगर हम बात करें तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, अभी रिसेंटली यहां पर जो डेवलपमेंट हुए ना वो ये हुए हैं कि चाइना ने क्या किया है कि पाकिस्तान के साथ तो उसकी समझौता हुआ ही था कि हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर लंबा, जो कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को चीन के शहरों से जोड़ेगा। अब चाइना ने क्या किया है कि इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पूरा एक रूट है। अब भारत को इस रूट पर बहुत आपत्ति है क्योंकि भाई ये पीओके से होकर जाता है, तो भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। अब यहां पर दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। तो चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अब अफगानिस्तान तक ले जाया जाएगा। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, इसको वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। वन बेल्ट वन रोड, OBOR। तो चाइना ने इसकी शुरुआत की थी 2013 में। यह जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या OBOR है, इसके तहत चाइना ने प्लान बनाया था कि दक्षिणी एशिया, चाइना से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए खाड़ी देशों को, इवन यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक को आपस में सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा सके। इसके लिए 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया था चाइना। इसके तहत एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आया चाइना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन का जो शिनजियांग शहर है वहां तक जोड़ा जाएगा। 3000 किलोमीटर का यह रोड और रेलवे नेटवर्क होगा।
और भारत ऑब्वियस सी बात है शुरू से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और पीओके जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है अभी, वो इंडिया का अभिन्न अंग है। तो इंडिया लगातार इसका हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर विरोध करता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आपको क्लियर हो गया, चाइना द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया जो कि खाड़ी देश है, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की पहल है। भारत को हाल ही में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किस कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया? तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष भारत बना है 2025-26 के लिए। कब तक के लिए? 2025-26। तो एक 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता इंडिया को सौंपी गई। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के 67th जो एनुअल बैठक है उसमें लिया गया, और इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में। है क्या? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये करती क्या? इसको समझो। एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों के मध्य में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1961 में की गई थी। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है जापान के टोक्यो में, और इसकी मेंबर कंट्री है वर्तमान में एशिया पैसिफिक रीजन की 21 देश इसके सदस्य हैं। 2025-26 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास। लास्ट क्वेश्चन, राहवीर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? राहवीर योजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार को। योजना क्या है? देखिए क्या होता है कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना किसी का, तो आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो एक्सीडेंट में जो तड़प रहा है व्यक्ति या जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको छोड़कर देखते भी नहीं और चले जाते हैं। मतलब उसकी हेल्प करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको छोड़कर देखकर कि यार एक्सीडेंट हो गया था, अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि हम मदद करेंगे तो पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल करेगी। तो जो आम आदमी है ना इस चीज को लेकर काफी फियर में रहता है, काफी डर में रहता है कि हमने अगर ऐसे किसी की मदद की तो भाई पुलिस फिर हमसे ही पूछेगा, और हमारे हाथ में ही गाड़ी है, कभी गलती से हमने उसकी मदद कर दी तो पुलिस वालों को मिला नहीं कि अज्ञात वाहन ने ठोका है, तो वो अपने खुद को बचाने के लिए पुलिस वाले क्या करेंगे, कहीं मुझ पे ही एफआईआर ना कर दे या मुझको ही संदिग्ध ना समझ ले, इसलिए आम आदमी ऐसे केस में मदद नहीं कर पाता है। तो एमपी गवर्नमेंट ने एक योजना लेकर आई है, एमपी गवर्नमेंट, राहवीर योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, जो भी व्यक्ति सड़क हादसे में घायल किसी की मदद करेगा, हॉस्पिटल पहुंचाएगा, तो उसको 25,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में इस योजना को अप्रूव किया है। अब यहां पर सेकेंड चीज देखिए, कुछ कंडीशन है, जैसे एक्सीडेंट की जगह पर रुककर एक तो तुरंत व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल करे और मेडिकल हेल्प तक उसे पहुंचाने में मदद करे। यहां पर जिसने भी मदद की है ना, पुलिस उससे कोई सवाल नहीं करेगी। इस योजना के तहत ये डिसाइड किया गया। पुलिस पूछेगी भी नहीं कि तुम कहां रहते हो, क्या नाम है, कुछ भी नहीं, कोई उससे इंक्वायरी नहीं करेगी और उसे 25,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी इस कंडीशन में। तो यह राहवीर योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। एमपी की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में ही है, 11। हृदय प्रदेश कहलाता है क्योंकि भारत के बीच में स्थित है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। कैपिटल देखते हैं तो भोपाल है, मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और मोहन यादव यहाँ पर सीएम के पद पर हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 230, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29 एमपी में। तो यहां पर हमारे 23 मई के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, क्लियर किए हमने, डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। हाल ही में एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। ये बहुत ही फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ऑपरेशन गोस्ट सिम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय सेना और असम पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। किस महिला अधिकारी ने सीआईएसएफ की ओर से पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है?
तो सीआईएसएफ की ओर से पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है गीता सामोता ने। हाल ही में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार दिया गया? तपन कुमार डेका। ट्राइबल हेमलेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया है केरल सरकार ने। मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए जस्टिस केम्पैया सोमशेखर। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है 20 मई को। आगे, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? यह हो जाएगा मिजोरम। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नीदरलैंड के रॉटरडम में। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हमने यहां पर रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्वांटम सिद्धांत के जनक की बात करें तो मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के जनक कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। अगर हॉट रेगिस्तान की बात करते हैं तो सहारा, और कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो फिर अंटार्कटिका का नाम आता है, अंटार्कटिका डेजर्ट का। तो सहारा डेजर्ट यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो रेगिस्तान की परिभाषा होती है ना, वो होता है पानी ना गिर रहा हो, रेतीला इलाका हो, गर्म हो, तो ये नॉर्मली डेफिनेशन होती है। तो यहां पर हमने आंसर कलेक्ट किया है सहारा। और जिन्होंने अंटार्कटिका आंसर किया वो भी सही था, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा था। ठीक है, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान में संशोधन की बात करता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।